तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे दूसरे एपिसोड में। हमने पहले एपिसोड में जाना भारत की युद्ध कलाओं के बारे में। तो मैं सीधे प्रश्न पे आता हूँ डॉक्टर साहब। क्या हम यह कह सकते हैं कि भारत ने अपना सिस्टम आर्किटेक्ट खो दिया है लेकिन इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस अभी भी सरवाइव कर रही हैं? इसका जवाब अगेन जैसे मैं पहले के बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दे चुका हूं, ये हर एक के नजरिए दृष्टिकोण पे निर्भर करता है। अब अगर जो भारत ने अपना कोई सिस्टम आर्किटेक्ट खोया, जिसने कोई सिस्टम डेवलप किया, तो हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि वो थे कौन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मल्ल पुराण जो लिखी गई है, उसमें माना जाता है कि एक सोमेश्वर थे जिनको कृष्ण और बलराम ने स्वयं मल्ल विद्या दी। पर उसमें से कितना हम सही माने, कितना हम लिबर्टी, जो एक राइटर की लिबर्टी होती है, जी माने। बिल्कुल। सिमिलरली कलरी पयट्टू को लोग हमेशा अलग अलग सेज, जो महाभारत जैसे परशुराम हैं, जी फिर सेज अगस्त्य हैं, उन लोगों के साथ अफिलिएट करते हैं। तो देखो, ये एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जो सिस्टम आर्किटेक्ट हमारे ग्रंथों में है, जो एक पर्टिकुलर सिस्टम जिसको ट्रेस किया जाता है, उसके बहुत सारे निजी महत्व होते हैं। कि कुछ लोग इसको कहते हैं यूलजाइजिंग, मतलब आप इसको इतनी ज्यादा अहमियत देना चाहते हो कि देखो इतने बड़े आदमी ने शुरू किया, बिल्कुल कि लोग फॉलो करें। बिल्कुल। फिर प्रैक्टिकली, अभी हम प्रैक्टिकली सोचते हैं, तो जब फाइट सिस्टम है या कोई भी सिस्टम है, बी इट डांस, बी इट फाइट, बी इट फाइन आर्ट्स, ये सारी ना प्रैक्टिकल सिस्टम्स हैं। ये आप करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसने इसको सबसे ज्यादा निपुणता से किया है जी और सबसे ज्यादा सरवाइव किया है, वो इसके आर्किटेक्ट हैं। राइट? जी तो मतलब भारत ने खोए हैं, पाए हैं, इंडिविजुअली हैं। देखो, एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बॉडी तो एक ही है। अब ये मेरा जॉइंट है, जी मैं इसको तोड़ना चाहता हूं तो मैं इसको ऐसे ही खींचूंगा। अब अंग्रेजी में इसको स्ट्रेट आर्म लॉक कहते हैं, जापानीज में इसको जूजी गतामी, उदी गतामी कहते हैं, या आप कैच रेसलिंग में इसको की लॉक बोलो। बट इन दी एंड काम तो यही है ना, तोड़ना तो बिल्कुल यही है। अब इसका आर्किटेक्ट वही होगा जो इसको सबसे ज्यादा तोड़ चुका है। सो बिल्कुल। और जो एफिशिएंटली तोड़ एफिशिएंट, सकता है। एग्जैक्टली। तो वही है कि व्हेन इट कम्स टू एनी अदर फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल स्किल, आर्किटेक्ट्स तो वही होते हैं जो इनको हमेशा इवॉल्व करते रहते हैं। जी। तो अगले प्रश्न पे आते हैं डॉक्टर साहब। ये प्रश्न थोड़ा सा डीप है, थोड़ा आपके हिस्टोरियन पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर भारत के पास हिस्टोरिकली एक पूरा कॉम्बैट सिस्टम था, तो आज हम जो ये एमएमए इकोसिस्टम है, इसमें डोमिनेंट क्यों नहीं है? मतलब हम डोमिनेट क्यों नहीं करते हैं इसको? बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका जवाब शायद सबको पता है, और नहीं पता तो मैं बहुत ही ज्यादा संक्षिप्त में स्पष्टता से बताता हूँ। फॉर एनीथिंग टू थ्राइव, किसी भी चीज को बढ़ावा मिलने के लिए हमें एक चीज चाहिए, वो है पेट्रनेज। पेट्रनेज मतलब कोई ऐसा एक सिस्टम जिसमें हम यही चीज प्रोफेशनली करें, तो हमें रिटर्न में पैसा मिले, घर मिले, बिल्कुल। इज्जत मिले, खाना पीना सब मिले, सारे वांदे हमारे कंट्रोल हो जाए। जी तो जब हम इतिहास में जाते हैं, हर कोई राजा रानी वो अपने कोर्ट में रेसलर रखते थे, पहलवान मल्ल जी जी रखते थे। बिल्कुल। मतलब कॉम्पिटिशन्स इतनी ज्यादा होती थी कि हर अखाड़े को रेसलर्स मिलते ही थे। मतलब क्या था कि उस टाइम पे मार्शल आर्ट्स या मार्शल स्किल, हम एंशियंट इंडिया से मिडीवल इंडिया, ब्रिटिश तक भी देखो, तो मार्शल स्किल के रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा थे। आपको, जैसे हम देखेंगे, सोशली आपको मोबिलाइजेशन, अच्छी इज्जत मिलती थी, इकोनॉमिकली आपको ज्यादा अच्छे बेटर जॉब मिलते थे, पॉलिटिकली आप ज्यादा ऊपर आ सकते कनेक्टेड थे, थे। मतलब आपकी प्रशंसा होती थी, आप प्रसिद्ध बनते थे, और आपकी आर्थिक व्यवस्था बेटर होती थी। बेसिकली मतलब वो सर्वाइवल की नीड नहीं थी, वो एग्जैक्टली एक exactly. रेपुटेशन और एक ऑरा हाँ, का और वो हो जाता देखो, था।
वो सोसाइटी ऐसी थी कि तब मार्शल स्किल्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। फिर ब्रिटिश ने आके क्या किया, आधे से ज़्यादा ट्रेडिशनल इंडियन युद्ध कलाओं को आउटलॉ कर डाला। ओह! क्योंकि उनको डर लगने लगा कि अगर जो बगावत हो गई, हमें 1857 की कहानी तो पता है, तो उन्होंने कलरीपयट्टू को केरला में बैन कर दिया, ओह! तमिलनाडु में शिलंबम को कर दिया, मणिपुर में थंगता को कर दिया। फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला आर्मी में आ जाओ। फिर आई मैट रेसलिंग, ओलंपिक्स आए। फिर उन्हीं युद्ध कलाओं को प्रसिद्धि मिली जहाँ पे गवर्नमेंट कोटा जॉब मिलने हुँ, लगी। क्योंकि और वो सर्वाइवल के लिए तो ईज़ी वो एग्ज़ैक्टली, तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स डाउन टू पेट्रनेज। बेसिकली उन्होंने हमारे रूट्स काट दिए। तो डॉक्टर साहब बीइंग एज अ रेसलर आपने रिसर्च के लिए उसमें वो किया तो एक प्रश्न आपसे उस रिगार्डिंग है आपके हिसाब से कौन सा अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव है मॉडर्न या ट्रेडिशनल मतलब एक नाम का रेसलर होने के नाते मैं इतना बोलूँगा कि मॉडर्न ट्रेडिशनल अगेन वेरी सब्जेक्टिव दृष्टिकोण। और एट द एंड ऑफ द डे आपकी बॉडी है, आपका दिमाग है, आपकी ज़िंदगी है। अगर जो आप प्रोफेशनल कॉम्बैटेंट बनना चाहते हो, आपको देखना है कि आपको क्या सूट करता है। कुछ लोग हैं जो मॉडर्न ट्रेडिशन को मिक्स कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। अभी पिछले 3-4 साल में कम से कम 5 से 6 ऐसे स्टार्टअप्स आए हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल रेसलिंग इक्विपमेंट, मुदगर, हम्म शेना बोर्ड, ये सब बनाना शुरू किया है और करोड़ों के बिल्कुल रेवेन्यूज अर्न किए हैं। काफी फॉरेनर्स भी उसको एग्जैक्टली फॉलो तो कर रहे अब हैं और क्या मुदगर गदा मॉडर्न है या ट्रेडिशनल है? ट्रेडिशनल पर उसको मॉडर्न टेक्निक्स में असिमिलेट किया है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, कल्चर कभी मरता नहीं है। बिल्कुल कल्चर सरवाइव करता है अलग अलग तरीके से। बिल्कुल अब मुदगर ने सरवाइव किया। अगर जो मुदगर तब भी इतना ही महत्वपूर्ण था तो आज भी इतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल तो वो एक्सरसाइज जो मुदगर या गदा हमें दे सकती है, वो शायद एक मॉडर्न डंबल या मशीन नहीं दे पा रही है। पर क्वेश्चन ये नहीं है, मॉडर्न डंबल मशीन भी जरूरी है, मुदगर भी जरूरी है। पर हमें ये देखना है कि हमारी निपुणता कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है। अब जैसे कोई रेसलर है जो लाइट फुटेड है, तो उनको स्पीड पे कम काम करना है, उनको अपने स्ट्रेंथ पे ज्यादा करना है। अब कोई रेसलर है जो नेचुरली हैवी हैं, तो उनको अपनी एजिलिटी पे ज्यादा काम करना है। तो अब आप ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न, मेरे हिसाब से तो वही काम करता है जो आपको आप पे करता है। जी और हर एक का अपना अपना तरीका होता है। आज के एथलीट को अपनी ट्रेनिंग में सबसे पहले सिस्टमैटिक चेंज क्या लाना चाहिए देखो किसी भी एथलीट को सबसे पहले ये मानना जरूरी है कि आप अगर जो हाईएस्ट लेवल के एथलीट, फाइटर, कॉम्बैटेंट या एमएमए प्रोफेशनल या कुछ भी बनना चाहते हो, नॉट जस्ट एमएमए, बी इट क्रिकेट, बी इट टेनिस, एनीथिंग, सैक्रिफाइसेस लगते हैं। आपको वो फोकस चाहिए और आपको एकदम साइंटिफिक और डिसिप्लिन्ड वे से आगे बढ़ना है। मतलब वही है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि क्या आप स्प्रिंटर हो या मैराथन रनर हो। अब वो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे अपनी निपुणता हासिल करनी है। और एक तरीका नहीं है, मतलब सिर्फ आप अखाड़े में या मैट पे या जिम में ज्यादा टाइम स्पेंड करके एक कंप्लीट फाइटर नहीं बनोगे। आपको और फाइट्स को स्टडी करना पड़ेगा, आपको दूसरे फाइटर्स की स्ट्रैटेजीज को स्टडी करना पड़ेगा, आपको क्रॉस ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक अच्छे रेसलर को अगर जो वो क्लाइंबिंग करे, बोल्डरिंग, तो उनकी ग्रिप स्ट्रांग होती है। या वो मतलब रोइंग करे, तो मतलब क्या होता है कि अलग अलग चीजें होती हैं जो आप हर एक रूट उद्देश्य तक पहुंचने का एकमात्र उपाय और एक ही तरीका नहीं है, अलग अलग तरीके हैं और आपको वो अपनाना है। हर एक चीज ट्राई करके देखना है कि आपके लिए क्या काम कर रही है। पर आप में वो मानसिक मेच्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ ये सही हो रहा है, इसको और करो, ये गलत हो रहा है तो अभी पीछे उठ के कुछ और ट्राई करो। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोगों का ईगो आ जाता है। जैसे सबसे बड़ा ईगो जो मेरे अंदर था, कितने सालों तक मुझे सबने बोला योगासन साधना करो, योगासन साधना करो,
जो बॉडी टूटी है वो ठीक हो जाएगी। मैं नहीं माना। मेरे पूरे 20s मैंने सोचा खींच लूंगा मैं। जब हम 20 साल के होते हैं तब बॉडी रिकवर अलग तरह से करती है, अलग तरह से रिएक्ट करती है। बट एक दिन हुआ, मैं मैसूर में था और मुझे किसी ने बोला कि तू अष्टांग योग कर, और वो एक्चुअली एक जुजित्सु फाइटर ही था, बुढ़ा, जो रशियन था। मैसूर में ना बहुत लोग योगा करने आते हैं। उसने मुझे बोला, अब वो जुजित्सु फाइटर मुझे बोल रहा है तो मैंने उसकी बात मान ली। अब मैं उसके साथ करने बैठा। मैं आज तक, मैं आपको सच बोलूं तो योगासन साधना अब मैं ज्यादा करता हूं देन मुदगर वर्कआउट या कुछ ज्यादा। वो उस चीज ने आपको ज्यादा हेल्प किया। एग्जैक्टली, क्योंकि वही है कि कुछ लातों के भूत मेरी तरह होते हैं जो बातों से नहीं मानते। और आपकी बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती है। एग्जैक्टली, अब उम्र के साथ बड़े हो गए, बस वही है कि यू शुड नो कि व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू स्टार्ट। तो डॉक्टर साहब, अंतिम प्रश्न की तरफ आते हैं। आप एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क कैसे डिजाइन करेंगे जिसमें स्ट्रेंथ, स्किल, डिसिप्लिन इफेक्टिवली इंटीग्रेट हो, स्पेशली मॉडर्न एमएमए एथलीट्स के लिए? इसका अगेन काफी काम हो चुका है, काफी काम हो रहा है। जैसे मैंने अपने कोच सिद्धार्थ सिंह के साथ काफी ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं, और आज मेरे कोच अपने और स्टूडेंट्स जैसे एक यंग छोटे भाई जैसा है मेरा, जो अब बहुत ही काबिल एथलीट बन गया है। हिज नेम इज तरुण यादव। हम उसको प्यार से बीस्टी बुलाते हैं, क्योंकि जब वो 17 साल का था तो अभी इतना खूंखार हो गया था, हम सबको बहुत मारता था वो। तो तरुण के साथ मेरे कोच सिड ने अभी रिसेंटली लोगों को प्रमोट कैसे करना है जुजित्सु में, एमएमए में। और दूसरा कि जैसे आप सिर्फ मैट पे या ऑक्टेगॉन पे स्किल डेवलपमेंट के अलावा और क्या कर रहे हो एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। फिर न्यूट्रिशन आती है, उसके बाद फिर इंजरी मैनेजमेंट एंड अपने खुद के मेटाबॉलिज्म को स्टडी करना, क्योंकि एक फाइटर होता है उसको वेट कट करना पड़ता है, क्योंकि सर्टेन वेट कैटेगरी के अंदर फाइट करना है। फिर आप खुद के सिस्टम को कैसे डायनामिक रखते हो कि अगर जो आपको लगता है कि ये 4 चीज में से 3 चीजें चल रही हैं, हमें रिजल्ट दे रही है, चौथी नहीं दे रही है, तो ऑलवेज हैव, मतलब आपको क्या है कि ये डेटा का खेल है। एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छा, अगर जो आपको इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाना है तो आपको एक टीम चाहिए जो बैक एंड पे हर एक पहलू पे नजर रख के उसको स्टडी कर रही है। आप एथलीट से कांस्टेंट फीडबैक ले रहे हो। अब बहुत बार होता है कि एमएमए जिम्स इंडिया में बतेरे खुल गए हैं, पर उसमें से कितने जिम ये एक्चुअली सिस्टम देखते हैं, कितने जिम नाम का सिखा रहे हैं। तो अब क्या होता है कि ये बहुत ही ज्यादा सीरियस बात है कि जिम तो खोल लिया, बट फिर अगर जो कोई हादसा हो गया जिम में, ये बहुत बहुत बार हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इंटीग्रेटेड सिस्टम में आप क्या क्या अलग अलग, उसमें लीगल एंगल्स आते हैं, फाइनेंशियल एंगल्स आते हैं, बिजनेस एंगल्स आते हैं, फिर एथलीट डेवलपमेंट के अलग एंगल्स आते हैं। तो इसका बहुत ही सरल और छोटा जवाब नहीं है, ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे आपको विद एक्सपीरियंस, तजुर्बे से ही आगे बढ़ेगा। जी। भारत की युद्ध कलाओं के बारे में, जिसमें हमने जाना मानसिकताओं के बारे में, हमारे शरीर के बारे में, और कैसे प्रैक्टिसेस की जाती हैं बेहतर करने के लिए। और हमेशा की तरह आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्नों को छोड़ सकते हैं, और हम आने वाले एपिसोड्स में आशा करते हैं उसका जवाब दें। धन्यवाद।